अगर आप लोगों के भी विजिटर वीजा कनाडा के लग चुके हैं एंड आप लोग इन फ्यूचर यहाँ पे ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, सो आज मैं 3 कैटेगरीज के बारे में बात करूंगा। बिकॉज कनाडा आते हुए इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे बहुत सारे क्वेश्चनिंग हो रही है एंड बहुत सारे के जो वीजा हैं वो डिनाई हो रहे हैं। सो कैसे आप उन डिनाई वीजा से बच सकते हैं एंड कनाडा में इजी एंट्री ले सकते हैं। सो इसके अंदर मैं सबसे पहले बात करूंगा कि अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे सुपर वीजा पे आ रहे हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हैं एंड किन किन बातों का उन लोगों ने ध्यान रखना है कि वो इजिली एंट्री ले पाए। उसके बाद मैं बात करूंगा अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे नॉर्मल विजिटर वीजा पे आ रहे हैं विदाउट सुपर वीजा, तो उनको कौन कौन सी बातों के ध्यान रखना है एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एंड कौन कौन से आंसर्स देने हैं इमिग्रेशन ऑफिसर को। उसके बाद मैं बात करूंगा यंग टीनेज की, जो लोग यहाँ पे विजिटर वीजा पे आ रहे हैं, जैसे कि जो लोग यहाँ पे 20 से लेकर 27 एज के बीच में आते हैं एंड उन लोगों से बहुत सारी क्वेश्चनिंग होती है बिकॉज सबसे ज्यादा उनका फोकस उन्हीं पर होता है। तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टडी वीजा के बारे में। बिकॉज जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल जो है वो स्टडी वीजा वालों को एयरपोर्ट से ही डिनाई करके वापस भेज दे रहे हैं कोई ना कोई कारण देके। तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हैं एंड कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग कैरी कर सकते हैं जिससे आप लोग उस चीज को फेस ना करें। सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज विजिटर वीजा जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। सो बिना किसी देरी से लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पेरेंट्स यहाँ पे सुपर वीजा पर आ रहे हैं उसके लिए आपके पेरेंट्स को कुछ चीजों का जवाब पक्का पता होना चाहिए, जैसे कि आप लोग कहाँ पे काम करते हो, आपका नाम क्या है, आपका कौन सा फोन नंबर है एंड आप किस जगह पे काम करते हो, आप कौन सी सिटी में रहते हो। ये सारे जवाब आपके पेरेंट्स को पता होने चाहिए बिकॉज ये नॉर्मल क्वेश्चनिंग है। आपके पेरेंट्स को ये नॉर्मल क्वेश्चनिंग के भी जवाब नहीं पता होते तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप सोचते हो कि आपके पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती तो उसके लिए आप लोगों को वरी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वहां पे जो है वो आपको इंटरप्रेटर मिल जाता है एंड जी और लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स के पास मेडिकल इंश्योरेंस पक्का होनी चाहिए बिकॉज अगर आपके पेरेंट्स सुपर वीजा पर आ रहे हैं तो सुपर वीजा की ये कंडीशन होती है कि आपके पेरेंट्स के पास मेडिकल इंश्योरेंस होनी ही चाहिए एंड ये कोई ऑप्शन नहीं होता, ये उनके पास होनी चाहिए क्योंकि जिस टाइम आपने वीजा लगाया होगा उस टाइम भी आप लोगों ने उनकी इंश्योरेंस कराई होगी एंड जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उनके उस फाइल में लगाए होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैंडी होने चाहिए। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर उनसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आप अपने बेटे या बेटी के पास कितने टाइम के लिए रुकोगे, विजिटर वीजा में जो है आपको खाली 6 महीने रहने की कंडीशन होती है एंड इसलिए आपको उनको सेटिस्फाई करना होता है कि आप लोग यहाँ से वापस जाओगे। लेकिन सुपर वीजा में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, वहां पे आप खुल के जवाब दे सकते हो कि आप अपने बेटे या बेटी के पास 1 साल रहोगे, 6 महीने रहोगे, 8 महीने रहोगे बिकॉज उसकी कोई प्रॉपर कंडीशन नहीं होती। बिकॉज सुपर वीजा का मतलब ही ये होता है कि आप वहां पे रहने जा रहे हो एंड उसके लिए आपको उनको वापस जाने के भी कोई प्रूफ नहीं दिखाना होता। एंड उसके बाद अगर हम फंड्स की बात करें तो सुपर वीजा जो होता है मम्मी पापा का वो हमेशा बेटे या बेटे के फंड्स के ऊपर लगा होता है जो भी वो कनाडा में कमा रहे हैं। तो वो लोग जो है उसके फंड्स की एक कॉपी अपने फाइल में रख सकते हैं, वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर को शो कर सकते हैं अगर वो मांगता है। तो ये तो होती है कि अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे सुपर वीजा पर आ रहे हैं उन चीज की कंडीशन। लेकिन अगर आप लोगों के पेरेंट्स यहाँ पे विजिटर वीजा पर आ रहे हैं तो कौन कौन सी बात है जो उनको ध्यान पे रखनी है। सबसे पहले तो विजिटर वीजा का मतलब होता है कि पेरेंट्स ने अपने फंड्स खुद अपने बैंक अकाउंट से शो करे होते हैं। तो उसके लिए पहले तो उनके पास वो सारी बैंक स्टेटमेंट्स की कॉपी होनी चाहिए एंड अगर उनके पास ट्रैवल चेक अगर उन लोगों ने शो करे हैं तो वो ट्रैवल चेक होने चाहिए एंड उसके बाद आपके पेरेंट्स के पास आपकी नॉर्मल सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे आपका नाम हो गया, आप कौन सी सिटी में काम करते हो, आप कितना कमाते हो, आप कौन सी डेजिग्नेशन पर हो एंड उसके बाद आपका क्या स्टेटस है यहाँ पे, आप पीआर हो, सिटीजन हो या आप टेम्परेरी वर्कर हो। ये नॉर्मल बातें हर एक पेरेंट्स को पता होनी चाहिए बिकॉज ये जो क्वेश्चनिंग होती है ये नॉर्मल क्वेश्चनिंग वो हर किसी से कर सकते हैं। तो ऐसी बातें या तो आप अपने पेरेंट्स को कह सकते हो कि वो लोग एक जो है वो स्लिप में लिख सकते हैं एंड वो अपनी जेब में डाल सकते हैं बिकॉज अगर वो ये चीज नहीं बता पाते तो वहां पे जो है वो ये स्लिप भी शो कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को वहीं पे ये डर है लोगों को वहां पे लैंग्वेज में दिक्कत आएगी बिकॉज वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो पेरेंट्स के लिए क्या है वो लोग वहां पे ट्रांसलेटर भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो लैंग्वेज का वहां पे कोई भी बैरियर नहीं आता। तो ये कुछ बातें होती हैं जो कि आप लोगों को अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए जब भी वो यहाँ पे विजिटर वीजा पर आ रहे हैं। एंड तीसरी चीज अगर हम बात करते हैं जो लोग यहाँ पे यूथ आते हैं लाइक 20 से 29 के एज के बीच के जो लोग यहाँ पे विजिटर वीजा पर आते हैं उनसे तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है बिकॉज सबसे पहले क्या होता है एक तो इमिग्रेशन एजेंट को ये डाउट होता है कि वो लोग छोटी एज में एंड वो लोग पता नहीं यहाँ से वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो इसीलिए उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है। जैसे रिसेंटली आजकल मॉन्ट्रियल में बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो आप जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट कराएं टोरंटो की, ना कि इनडायरेक्ट फ्लाइट कराएं। बिकॉज मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी अपनी वीडियोस के नीचे पढ़े हैं जिसके अंदर जो है वो लोगों ने ये लिखा है कि मैंने ये वाली एयरलाइन कराई थी एंड मुझे उन लोगों ने वहां से ही बोर्ड नहीं करने दिया बिकॉज उन लोगों ने बताया कि मेरा जो कनाडा का वीजा है वो कैंसिल हो गया। तो उसके अंदर दिक्कत ये आ रही है कि आप लोग जो है वो कनाडा तक पहुंच भी नहीं पा रहे। सो इसीलिए जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट कराएं क्योंकि कम से कम आप जो है वो डायरेक्ट
डायरेक्ट कनाडा की इमिग्रेशन से बात कर पाएंगे जो भी सिचुएशन होगी। एंड साथ ही आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो भी आपने अपनी फाइल में लगाए होते हैं। एंड सबसे पहले आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि जिस रीजन की वजह से आप लोगों का कनाडा का विजिटर वीजा लगा है, आप उसी डेट के आगे पीछे जो है वो जाएं एंड ज्यादा लेट ना जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कन्वोकेशन पे वीजा लगा है तो आप लोग जो है उसी कन्वोकेशन की डेट पर ही जाएं। एंड अगर आप वहां नहीं जा पाते तो फिर थोड़ा टाइम रुक के एंड किसी प्रॉपर रीजन से वहां पे जाएं। बिकॉज अगर आप कन्वोकेशन के हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जाते हो तो वो जाहिर सी बात है कि वो लोग आपको वो वीजा डिनाई करके वापस भेज देंगे। बिकॉज उन लोगों को पता है कि आपका यहाँ का इंटेंशन कुछ और है। बिकॉज वीजा आप लोगों ने कन्वोकेशन के बेस पे लगाया एंड आप कन्वोकेशन के बाद आ रहे हो। सो ऐसे में जो है वो जो रीजन आप लोगों ने वीजा पे लगाया, सो उसी रीजन के तौर पे आपको वहां पे पहुंचना चाहिए। बिकॉज अगर वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे सो आप वहां पे जवाब भी दे पाएंगे। उसके बाद आपके पास इन चीज़ों का भी जवाब होना चाहिए कि आपको वहां पे कौन लेने आ रहा है एंड आप लोग वहां पे कहाँ पे रहोगे। एंड अगर आप लोगों ने वहां पे कोई होटल बुकिंग वगैरह की है या फिर आप लोगों ने कोई टूरिस्ट प्लेसेस बताई है कि मैं यहाँ पे घूमूंगा अपनी फाइल्स में, सो वो सारे भी आंसर्स आपको रटे होने चाहिए। बिकॉज जब आप वहां पे जाओगे सो वो आपसे पहले तो ये पूछेंगे कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है। सो आपको पता होना चाहिए कि आप वहां पे नाइगरा घूमोगे, आप बैंफ जाओगे या फिर आप टोरंटो सीएन टावर देखोगे। सो वो सारी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे आप कितना कितना खर्चा करोगे, आप लोगों ने कैसे स्पेंड करना है, होटल आप लोगों ने कैसे बुकिंग कराई है, पहले आप कहाँ रुकोगे, बाद में आप कहाँ रुकोगे। सो बहुत सारी क्वेश्चनिंग हो सकती है अगर आप यहाँ पे घूमने आ रहे हो तो। सो इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड सबसे बड़ी बात है वो जो है वो आपसे फंड्स के डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह हो सकती हैं एंड जो कि आप चेक के तौर पे यहाँ पे लेके आ सकते हो या फिर आपके पास कैश होना चाहिए। बिकॉज अगर आप यहाँ पे घूमने आ रहे हो सो जाहिर सी बात है आपके पास पैसा होना चाहिए यहाँ पे स्पेंड करने के लिए। सो उस चीज़ से रिलेटेड भी वो आपसे प्रूफ मांग सकते हैं। एंड लास्ट में हम लोग बात करते हैं स्टडी वीज़ा के बारे में। जो लोग यहाँ पे स्टडी वीज़ा पर आ रहे हैं, एक तो उनका वैलिड वीज़ा लगा होता है स्टडी की वजह से, उनके पास प्रॉपर आइल्स होती है, लेकिन फिर भी जो है वो एयरलाइन उनको चढ़ने नहीं देती या फिर उनको डिनाई कर देती है। तो वो छोटी छोटी बातों पे वीज़ा डिनाई कर रही है, जैसे कि आपसे आपका कॉलेज का पोर्टल मांग लेंगे एंड अगर आपके पास उसकी लॉगिन आईडी नहीं होगी या फिर आपको पता नहीं होगा कि वो जो पोर्टल है वो कैसे एक्सेस करना है, तो वो लोग इस बिहाफ पे भी आपकी जो एंट्री है उसको डिनाई कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एयरलाइन के पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं होती कि वो कॉलेज के बेस पे या फिर एक छोटे से डॉक्यूमेंट के बेस पे जो है वो आपकी एंट्री डिनाई कर दें। अब वो आपकी एंट्री क्यों डिनाई करते हैं उसका सिर्फ एक ही कारण है, बिकॉज वो लोग जो है वो फ्लाइट को ओवर बुक कर लेते हैं एंड ओवर बुक की वजह से फिर उनको प्रॉब्लम आती है एंड फिर वो जो है वो छोटी छोटी गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पर। से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले तो छोटी छोटी सारी तैयारी करके आनी चाहिए। आपके पास आपकी जीआईसी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आपके जीआईसी कौन से बैंक में है, आपके पास सारे आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो भी आपने अपने फाइल पे लगाया, आपका ऑफर लेटर। उसके बाद आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका कॉलेज कहाँ पे है, किस सिटी में है, कौन कौन से दिन आपका कॉलेज है। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए अपने कॉलेज के बारे में। एंड आपको पहली बार कौन लेने आएगा, आप लोग कहाँ रहोगे, आप लोग होटल में रहोगे या आपके किसी फ्रेंड के पास रहोगे, सो आपका वो फ्रेंड का घर कहाँ पे है। सो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपके पास सारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना कॉलेज का अगर आपका पोर्टल है सो वो पोर्टल आपको लॉगिन करना आना चाहिए। बिकॉज वहां पे वो लोग आजकल ये भी पूछ रहे हैं कि आप अपना कॉलेज का पोर्टल लॉगिन करके दिखाओ, तो वहां पे जो है आप उसको लॉगिन करके भी दिखा सकते हो। पोर्टल से जो है आपकी स्टूडेंट आईडी भी निकल आती है, बिकॉज बहुत सारे कॉलेज है जिसके अंदर पोर्टल में लॉगिन करके आप अपनी स्टूडेंट आईडी भी निकाल सकते हो। सो वो भी आप निकाल के रख सकते हो इन केस अगर वो आपसे मांगते हैं। बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ओवर बुकिंग की वजह से उन लोगों ने आपकी छोटी छोटी गलतियां निकाल ली हैं एंड आप बिल्कुल भी ये नहीं चाहोगे कि छोटी छोटी गलती की वजह से आपकी जो एयरलाइन है वो मिस हो जाए। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे मिस नहीं करना एंड छोटी छोटी चीज़ें जो है वो रट के जानी है प्रॉपर से, ताकि वो आपसे जो भी क्वेश्चनिंग पूछें आपके पास उसका जवाब हो। ऊपर से ये बात है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जब उनका नया नया वीज़ा लगता है सो वो क्या है थोड़े घबरा जाते हैं। घबराने की बात नहीं होती, जैसे आपको पता है कि इमिग्रेशन जो है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती है एंड साथ ही एयरलाइंस भी अपना फायदा सोचते हैं, इसलिए वो आपकी एंट्री जो है वो डिनाई करते हैं। सो थोड़े बहुत रूल्स पढ़ के जाइए एंड अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स करते हैं सो फाइट बैक करिए उनके साथ एंड उनको बताइए कि आपके पास जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। एंड फिर भी अगर वो लोग आपकी एंट्री डिनाई करते हैं सो आपके पास उनसे रिफंड लेने का भी पूरा हक होता है, जिसके अंदर आप उनसे 90% तक का रिफंड ले सकते हैं। सो उस चीज की भी पॉलिसी को आप रट के जाइए, ताकि अगर वो किसी भी हालत में आपकी एंट्री डिनाई करते हैं तो कम से कम आप जो है वो रिफंड की मांग कर सकते हैं एंड अपनी फ्लाइट का रिफंड ले सकते हैं। एंड इस चीज से भी बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो डायरेक्ट फ्लाइट कराओ, बिकॉज ये इमिग्रेशन की प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। अगर आप इंडिया से कहीं और जा रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने सीआरओ की फ्लाइट कराई, सो अगर आप वहां पे जा रहे हो एंड वहां पे भी अगर आपसे इमिग्रेशन
इमिग्रेशन होती है, सो वो लोग भी जो है आपको डिनाई करके आपको वापस भेज देते हैं। सो वो इनडायरेक्ट फ्लाइट का रिस्क आपने क्यों लेना है कुछ पैसे बचाने के लिए? सो अगर आपका वीज़ा इतनी मेहनत से लगा, सो कोशिश करें कि इंडिया से जो डायरेक्ट फ्लाइट है कनाडा की कराएं एंड डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रखें, बिकॉज अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे सो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था, बिकॉज मैं बहुत टाइम से खबर सुन रहा था कि बहुत सारे लोगों को जो है वो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे आने से, एंड इमिग्रेशन पे भी उनको तंग किया जा रहा है एंड साथ ही एयरलाइन में भी उनको तंग किया जा रहा है एंड उनकी जो एंट्री है उसको डिनाई करी जा रही है। तो उस चीज से बचने के लिए आप ये सारे उपाय कर सकते हैं एंड लॉ थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए ताकि आप उनसे फॉट बैक कर सके। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड अगर मन में कोई भी डाउट है तो यहाँ ऊपर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट डाउन भी कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।